कभी ये सोचा है कि जैसे हम लोगों की अपनी सोच, अपनी आदतें होती हैं, वैसे ही पूरे की पूरे देश मतलब पूरी कौम कभी-कभी एक अजीब सी धुन में बह जाती है। हाँ बिल्कुल। जैसे कोई जुनून सवार हो गया हो सब पर और उन्हें परवाही न रहे कि वो क्या कर रहे हैं, सही गलत सब भूल जाते। ऐसा लगता है जैसे पूरे समाज ने मिल के तय कर लिया हो कि बस एक ही चीज के पीछे भागना है, चाहे वो कितनी भी बेतुकी क्यों ना हो। हाँ, और लाखों लोग एक ही वहम का शिकार हो जाते हैं और तब तक होश नहीं आता जब तक कोई नई क्या कहते हैं सनक उनका ध्यान न खींच ले। और इतिहास तो गवाह है ना? ऐसी धुनें अक्सर तबाही लाती हैं। कभी जंग का जुनून, कभी किसी धार्मिक मुद्दे पर पागलपन। बिल्कुल। और नतीजा खून खराबा और आने वाली पीढ़ियों के लिए दुख और आंसू। हाँ, और पैसे का मामला, ये तो बहुत आम है। ओ हाँ, पैसे का मामला तो बिल्कुल अलग है। कैसे एक पूरी की पूरी शांत समझदार कौम अचानक हताश जुआरी बन जाती है, सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार सिर्फ कागज के कुछ टुकड़ों के लिए। कमाल है। और देखिए दिलचस्प बात यह है कि लोग झुंड में सोचते हैं, है ना? और पागल भी झुंड में ही होते हैं। लेकिन जब होश में आने की बारी आती है तो वो धीरे धीरे होता है, एक एक करके। चलिए इसी पैसे वाले पागलपन की एक मिसाल देखते हैं। फ्रांस में वो जो हुआ था, मिसिसिपी योजना। हाँ, मिसिसिपी स्कीम। जॉन लॉ नाम का एक आदमी था, उसने कागजी मुद्रा का ऐसा जाल बुना, ऐसा सपना दिखाया कि पूरा फ्रांस मतलब हर कोई रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखने लगा। अच्छा, मतलब उसने यकीन दिला दिया लोगों को। अरे यकीन क्या, लोग पागल हो गए थे। अमीर गरीब हर कोई शेयर खरीदने के लिए टूट पड़ा। जॉन लॉ से मिलने के लिए लोग घंटों इंतजार करते थे। घंटों? घंटों क्या, दिनों तक। एक किस्सा तो ये भी है कि एक रईस महिला ने जानबूझकर अपनी गाड़ी लॉ के घर के पास पलटवा दी। क्या? क्यों? ताकि उसकी मदद करने के बहाने वो लॉ से मिल सके, स्टॉक में हिस्सा पाने के लिए। सोचिए जरा। हद है, मतलब इस हद तक दीवानगी। ना। और कीमतें कीमतें तो आसमान छूने लगी। लोग अपनी जमीन जायदाद घर बार सब बेचकर शेयर खरीद रहे थे। लेकिन ये तो टिकने वाला नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। ये बुलबुला ज्यादा देर टिक नहीं सका और जब ये फूटा तो लाखों लोग सड़क पर आ गए, बर्बाद हो गए। और इस दौरान अपराध भी बढ़े। वो काउंट डे हॉर्न वाला किस्सा याद है? उसने शेयर के लालच में एक दलाल का कत्ल ही कर दिया था। ओहो, और ये कहानी सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं रही, क्यों? इंग्लैंड में भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था ना, वो साउथ सी बबल। हाँ हाँ बिल्कुल, साउथ सी बबल। अरे बिल्कुल वही कहानी। स्टॉक की कीमतों में बेतहाशा उछाल, लंदन की एक्सचेंज वाली गली, वो तो लोगों से खचाखच भरी रहती थी। हर कोई बस जल्दी से अमीर बनना चाहता था। कवि अलेक्जेंडर पोप ने भी इस पर लिखा था शायद। हाँ, उन्होंने लिखा था कि कैसे समाज का हर तबका, मतलब अमीर से लेकर गरीब तक, सब इस लालच के खेल में शामिल हो गए थे। लेकिन इंग्लैंड में कुछ और भी अजीब हुआ था ना, कुछ अजीब टाइप की कंपनियां खुल गई थी। हाँ, वो तो और भी कमाल था। ये वो दौर था जब गजब की, मतलब बिल्कुल ही अजीबोगरीब कंपनियां खुलने लगी। कोई कंपनी कह रही थी कि वो हमेशा चलने वाला पहिया बनाएगी। हमेशा चलने वाला पहिया? हाँ, और एक और थी, उसका तो नाम ही ये था कि एक बहुत फायदे का सौदा है पर हम बताएंगे नहीं कि क्या है। क्या बात कर रहे हैं? और लोगों ने उसमें भी पैसे लगाए। सरकार ने इनमें से कई को गैर कानूनी घोषित भी किया। पर लालच तो अंधा होता है ना। नतीजा नतीजा वही हुआ, भारी गिरावट, बर्बादी और अनगिनत टूटे हुए सपने। ये साफ दिखाता है कि पैसे का लालच कैसे वो सामूहिक पागलपन का रूप ले लेता है। तो ये तो हुई पैसे की बात, पर इंसान का जुनून सिर्फ पैसे तक ही सीमित नहीं रहता। कभी कभी तो ये किसी फूल जैसी नाजुक चीज के लिए भी हदें पार कर जाता है। वो ट्यूलिपोमेनिया वाला किस्सा। हाँ, ट्यूलिपोमेनिया, हॉलैंड में 17वीं सदी की बात है ये। ट्यूलिप के फूलों का ऐसा भूत सवार हुआ लोगों पर कि लोग एक दुर्लभ किस्म के बल्ब के लिए अपनी पूरी जायदाद लुटाने को तैयार थे। एक बल्ब के लिए पूरी जायदाद? यकीन करना मुश्किल है। हाँ बिल्कुल। सेम्पर ऑगस्टस नाम का एक खास बल्ब था। उसकी कीमत इतनी थी कि उसके बदले में घर, जमीन या घोड़ों से लदी पूरी गाड़ी तक दे दी जाती थी। हे भगवान! और वो किस्सा तो सुना ही होगा। एक नाविक बेचारा, उसने गलती से हजारों फ्लोरिन कीमत का एक बेशकीमती ट्यूलिप बल्ब प्यास समझकर खा लिया था। ओह, बेचारा नाविक। तो इसका अंत कैसे हुआ, मतलब ये कब तक चला? इसका अंत भी बाकी बबल्स जैसा ही हुआ। कीमतें अचानक गिरी, लोगों का भरोसा टूटा और कई अमीर लोग रातों रात कंगाल हो गए। सोचिए, बाकायदा स्टॉक एक्सचेंज की तरह ट्यूलिप के लिए बाजार बन गए थे, एम्स्टरडैम में, रॉटरडैम में। कमाल है।
ये दिखाता है कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली चीज भी लोगों के जुनून का वो केंद्र बन सकती है। बिल्कुल, जुनून किसी भी चीज का हो सकता है। अच्छा, पैसे और फूलों से आगे बढ़ें तो एक और गहरा जुनून नजर आता है, रहस्य और ज्ञान का। वो कीमियागरों का दौर। हाँ, कीमियागर, पारस पत्थर की तलाश जो किसी भी धातु को सोने में बदल दे, और अमृत की खोज जो अमर बना दे। ये तलाश तो सदियों तक चली है ना। सदियों तक। और इसमें सिर्फ धोखेबाजी नहीं थे। रोजर बेकन जैसे उस दौर के माने हुए विद्वान भी, वो भी इस विचार से प्रभावित थे। कीमिया सिर्फ सोना बनाने या अमर होने की कोशिश नहीं थी, ये प्रकृति के गहरे रहस्यों को समझने की चाह भी थी। और धीरे धीरे इसमें रहस्यवाद जुड़ता गया। और इसी रहस्यवाद से निकले वो रोज़ीक्रूशंस, वो गुप्त समूह। हाँ, रोज़ीक्रूशंस, जो मानते थे कि वो अदृश्य हो सकते हैं, आत्माओं से बात कर सकते हैं, प्रकृति के सारे रहस्य जानते हैं। उन्होंने तो अजीब से जीवों की कल्पना भी की थी ना, हवा में, पानी में। बिल्कुल, उनका मानना था कि हवा में सिल्फ रहते हैं, पानी में अंडाइन, धरती में नोम और आग में सालामेंडर। और वो इन तत्वी जीवों से संपर्क साध सकते हैं। वो दावा करते थे कि उनके पास गुप्त ज्ञान है। और फिर वो सेंट जर्मिन और कैग्लियोस्ट्रो जैसे लोग, उनके बारे में भी बड़ी रहस्यमयी बातें थी। हाँ, सेंट जर्मेन के बारे में कहा जाता था कि वो सदियों से जी रहा है, उसे कीमिया आती है, वो हीरे के दोष दूर कर सकता है। और कैग्लियोस्ट्रो? कैग्लियोस्ट्रो भी, वो भी ऐसी ही चमत्कारी शक्तियों और बहुत लंबी उम्र का दावा करता था। इन लोगों ने समाज में, खासकर ऊंचे तबकों में, काफी हलचल मचाई थी। लोग उनकी बातों पर यकीन भी करते थे। तो ये सब दिखाता है कि इंसान हमेशा से असाधारण शक्तियों और छिपे हुए ज्ञान के पीछे भागता रहा है। हाँ, हमेशा से, भले ही वो रास्ता भ्रम का ही क्यों न हो। ये तलाश शायद कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम कुछ ऐसी दिलचस्प घटनाओं को देखेंगे जहां विश्वास, डर और कल्पना ने, आप कह सकती हैं, हकीकत पर बहुत गहरा असर डाला। हाँ। शुरुआत करते हैं एक बड़े रहस्यमयी शख्स से, कैग्लियोस्ट्रो। ये 18वीं सदी के पेरिस में एक जादूगर की तरह मशहूर हुआ। हाँ, कैग्लियोस्ट्रो। उसका दावा था कि वो मिस्र की प्राचीन फ्रीमेसनरी, मतलब एक तरह का गुप्त संगठन होता है ना, उसकी रहस्यमयी परंपराओं को फिर से जिंदा कर रहा है। अच्छा। और ये भी दावा किया कि वो एक नए दर्शन की शुरुआत कर रहा है। बिल्कुल। और दावे भी मतलब बड़े अजीबोगरीब थे। कहता था कि आत्माओं से बातें कर सकता है, मरे हुओं को बुला सकता है। सच में? हाँ, और यहाँ तक कि वो क्रिस्टल बॉल या कांच के नीचे स्वर्गदूतों को बुलाकर भविष्य देख सकता है, धातुओं को सोने में बदलना। अरे बाप रे! कहता था ईश्वर की उस पर कोई खास कृपा है। और देखिए, कार्डिनल डी रोहन जैसे जो प्रभावशाली दोस्त थे ना, उनकी मदद से वो पेरिस के ऊंचे समाज में मतलब एकदम छा गया। हाँ, सुना है, बड़ी बड़ी हस्तियां उसके पास आने लगी थीं। लोग मानते थे कि वो उन्हें सीजर या सिसरो जैसी ऐतिहासिक हस्तियों की आत्माओं से मिलवा सकता है। बिल्कुल। और फिर वो मशहूर रानी के हार वाला कांड हुआ ना, उसमें भी इसका नाम आया था। हाँ, वो नेकलेस अफेयर। कार्डिनल डी रोहन पर आरोप लगा कि उसने रानी के जाली दस्तखत इस्तेमाल करके जौहरी से वो महंगा हार ले लिया। और इसमें कोगलियोस्ट्रो और उसकी पत्नी को भी घसीटा गया, गिरफ्तार भी हुए थे शायद। हाँ बिल्कुल, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल यही था कि ये सब क्या एक बड़ा धोखा था? तो मुकदमे में क्या हुआ? उसने कुछ सफाई दी? मुकदमे में तो उसने जो कहानी सुनाई वो और भी ज्यादा मतलब अविश्वसनीय थी। उसने कहा उसे अपने माँ बाप या जन्म स्थान का कुछ पता नहीं है। अच्छा, से सिर्फ अपना नाम बताकर असीमित पैसा मिल जाता है। क्या बात करें, असीमित पैसा। हाँ, तो हार चुराने का आरोप। उसने कहा भाई जिसके पास इतनी दौलत हो उसे ऐसी छोटी मोटी चोरी की जरूरत ही क्या है। गजब, सोचने वाली बात है। खैर, फिर हुआ क्या, सजा हुई? नहीं, उसे और कार्डिनल को तो बरी कर दिया गया, लेकिन एक और साथी थी मैगम डेला मुट्टे, वो दोषी पाई गई। अच्छा। हाँ, पर काग्लिस्टो को पेरिस छोड़ने का हुक्म मिला। वो इंग्लैंड चला गया और अंत में 1789 में रोम में उसे गिरफ्तार किया गया, विधर्मी और जादू टोना करने के आरोप में। ओह। पहले मौत की सजा मिली, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। तो उसकी कहानी यही दिखाती है कि कैसे कोई एक शख्स भ्रम और विश्वास का ऐसा जाल बुन सकता है कि लोग उसमें फंस जाएं। सही बात है। ये तो हुई एक व्यक्ति की बात, लेकिन यही डर और विश्वास जब बड़े पैमाने पर फैलता है तो उसका असर शायद और भी भयानक हो सकता है ना? बिल्कुल। इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं जब दुनिया खत्म होने की भविष्यवाणियों ने लोगों में भयानक दहशत फैलाई है। खासकर 10वीं सदी के मध्य में, जब 1000 साल पूरे होने वाले थे, तब ये डर बहुत फैला था। हाँ,
उस समय उपदेशक दावा कर रहे थे कि दुनिया का अंत बस नजदीक है। और ये सिर्फ पुराने वक्त की बात नहीं है। देखिए, धूमकेतुओं को लेकर भी अक्सर ऐसा डर फैलता रहा है। उन्हें दुनिया के अंत का संकेत माना जाता था। जैसे वो 1832 वाला यूरोप में। हाँ, 1832 में यूरोप में एक धूमकेतु को लेकर काफी डर फैल गया था। लोगों को लगा कि वो पृथ्वी से टकराएगा और सब खत्म हो जाएगा। लोग नए काम शुरू करने से भी डर रहे थे। और महामारियों के समय भी तो ऐसा होता है ना, लोग ऐसी भविष्यवाणियों पर शायद ज्यादा आसानी से यकीन कर लेते हैं। बिल्कुल। जैसे 1345 से 1350 के बीच जब यूरोप में वो भयानक प्लेग फैला था, जिसे ब्लैक डेथ कहते हैं, उस दौरान कई लोगों ने मान लिया था कि भाई अब दुनिया खत्म होने ही वाली है। लंदन में भी एक किस्सा हुआ था ना ऐसा, भूकंप वाला। हाँ, 1761 में। लंदन में भूकंप के 2 झटके आए। उसके बाद एक सैनिक ने भविष्यवाणी कर दी कि ठीक 1 महीने बाद तीसरा और आखिरी झटका आएगा जो पूरे शहर को तबाह कर देगा। तो फिर क्या हुआ? ऐसी दहशत फैली कि हजारों लोग डर के मारे शहर छोड़कर आसपास के गांव और खेतों में भाग गए। अरे, और फिर आया वो झटका? नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो भविष्यवाणी झूठी निकली। कमाल है। और एक और किस्सा सुना था 1524 का, लंदन का ही, ज्योतिषियों की भविष्यवाणी। हाँ, वो तो और भी मजेदार है। ज्योतिषियों ने कहा कि 1 फरवरी को टेम्स नदी में ऐसी बाढ़ आएगी कि पूरा लंदन डूब जाएगा। फिर वही हुआ होगा, लोग भागे होंगे। हजारों लोग शहर छोड़कर भाग गए, सब ऊंची जगहों पर चले गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। भविष्यवाणी गलत साबित हुई। तो फिर ज्योतिषियों ने क्या कहा? बाद में उन्होंने कहा कि अरे, उनसे गणना में एक सदी की गलती हो गई थी। ये 1524 में नहीं, 1624 में होना था। हाँ, मतलब गलती भी हुई तो पूरे 100 साल की। हाँ, तो ये दिखाता है कि कैसे अनिश्चितता के माहौल में लोग किसी भी तरह की भविष्यवाणी पर, चाहे वो कितनी भी अजीब क्यों ना हो, यकीन करने को तैयार हो जाते हैं। सही बात है। डर और भविष्यवाणी से हटकर अब एक और दिलचस्प विषय की ओर चलते हैं, चुंबकत्व और उसका प्रभाव। ये माना जाता था कि हमारी कल्पना का, हमारी सोच का बीमारियों के इलाज पे गहरा असर होता है। हाँ, और इसी विचार से आप कह सकते हैं चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म का सिद्धांत निकला। सबसे पहले किसने बात की थी इसकी? शुरुआत में पैरासेल्सिस जैसे लोगों ने खनिज चुंबकत्व की बात की, मतलब असली लोहे वाले चुंबक से इलाज। उनका मानना था कि चुंबक में बीमारियों को शरीर से खींचकर धरती में डालने की शक्ति होती है। फिर और भी अजीब चीजें आईं, जैसे वेपन साल्व। इसमें माना जाता था कि अगर किसी हथियार से चोट लगी है तो घाव पर मरहम लगाने की बजाय उस हथियार पर मरहम लगाओ तो घाव ठीक हो जाएगा। ये क्या बात हुई? हाँ, ये सहानुभूति जादू कहलाता था। सर कैनिलम डिग्बी ने इसे सहानुभूति के पाउडर के नाम से काफी मशहूर किया। और फिर वो लोग भी आए जो सिर्फ हाथ फेर कर ठीक करने का दावा करते थे, ग्रेट्रैक्स। हाँ, वैलेंटाइन ग्रेट्रैक्स। वो किसी सिद्धांत का दावा नहीं करते थे, बस हाथ फेर कर या प्रार्थना करके लोगों को ठीक करने का दावा करते थे। कहा जाता है कि उनके छूने भर से या कभी-कभी तो सिर्फ उनके दस्ताने के छूने से ही लोगों के दर्द गायब हो जाते थे, बुरी आत्माएं निकल जाती थीं, खासकर हिस्टीरिया जैसी मानसिक समस्याओं में। कमाल है। और इसके बाद आए फ्रांज मेस्मर। उन्होंने एनिमल मैग्नेटिज्म यानी प्राणी चुंबकत्व का सिद्धांत दिया। हाँ, मेस्मरिज्म शब्द तो आज भी इस्तेमाल होता है। क्या था उनका सिद्धांत? उनका मानना था कि पूरे ब्रह्मांड में एक अदृश्य तरल पदार्थ फैला हुआ है और इस तरह पदार्थ को इच्छा शक्ति से एक शरीर से दूसरे शरीर में भेजा जा सकता है और इसी से बीमारियां ठीक होती हैं। अच्छा, और वो करते कैसे थे ये? उन्होंने पेरिस में बड़े-बड़े लकड़ी के पात्र, जिन्हें वो बाके कहते थे, स्थापित किए। उनमें कथित तौर पे चुंबकीय पानी भरा होता था और लोहे की छड़ें लगी होती थी। मरीज उन छड़ों को पकड़कर चारों ओर बैठते थे। और फिर क्या होता था उन सत्रों में? नजारा बड़ा नाटकी होता था। कुछ मरीज तो शांत बैठे रहते थे, लेकिन कुछ खांसने लगते या उन्हें पसीना आने लगता और कई तो दौरे पड़ने जैसी स्थिति में आ जाते थे। जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगते या बेहोश हो जाते। बाप रे। इसे संकट कहा जाता था और माना जाता था कि ये इलाज का एक जरूरी हिस्सा है। मेस्मर खुद भी माहौल बनाते थे, बैंगनी रेशमी कपड़े पहने, हाथ में छड़ी लिए। सुनने में ही अजीब लग रहा है। बाद में मेस्मर के शिष्यों ने, जैसे मार्क्वेस दी पुसेगोर ने, इसे और आगे बढ़ाया। उन्होंने चुंबकी नींद, मैग्नेटिक समनोमलिज्म की खोज की, मतलब एक तरह की कृत्रिम नींद की अवस्था। कृत्रिम नींद मतलब हिप्नोटिज्म जैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही। और उन्होंने क्लेयरवॉयंस का भी दावा किया कि उसी नींद की अवस्था में मरीज दूर की चीजें देख सकते हैं या अपनी या दूसरों की बीमारियों का पता लगा सकते हैं। ये तो और भी आगे की बात हो गई। लेकिन क्या इन सब का कोई वैज्ञानिक आधार था?
वही तो सवाल है। फिर अमेरिका के एक एलिशा पर्किंस आए अपने मेटालिक ट्रैक्टर्स के साथ। 2 छोटी धातु की छड़ें थीं जिनसे वो बीमारियों को शरीर से खींचने का दावा करते थे। ये काफी लोकप्रिय भी हुए। अच्छा, फिर इनका क्या हुआ? इनका पर्दाफाश किया एक ब्रिटिश डॉक्टर ने। उन्होंने लकड़ी के नकली ट्रैक्टर्स बनाए जो दिखने में बिल्कुल वैसे ही थे और उनसे मरीजों का इलाज किया। और नतीजे? नतीजे बिल्कुल वैसे ही मिले जैसे असली धातु के ट्रैक्टर्स से मिलते थे। इससे ये साफ हो गया कि असर धातु का नहीं बल्कि मरीज की अपनी कल्पना और विश्वास का था, जिसे हम आज प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। बिल्कुल, यानी दिमाग का खेल था सारा। हाँ, काफी हद तक। और आखिर में अब्बे फारिया जैसे लोग आए जिन्होंने किसी पात्र या छड़ या किसी भी चीज का इस्तेमाल किए बिना सिर्फ जोर से आदेश देकर सो जाओ, लोगों को उस कृत्रिम नींद में डालने का दावा किया। बिना किसी सहारे के, सिर्फ तह कर। हाँ, इससे ये सवाल और भी गहरा हो जाता है कि क्या ये वाकई कोई रहस्यमयी तरल पदार्थ था जैसा मेस्मर मानते थे, या ये सिर्फ मन पर डाले गए सुझाव का, विश्वास का एक जबरदस्त असर था। ठीक है, आगे बढ़ते हुए आज की बातचीत में हम एक ऐसे दौर पर नजर डालेंगे जब डर और शायद अंधविश्वास का लोगों पर बहुत गहरा असर था। हाँ, कैसे मतलब एक छोटी सी बात या कोई शक भी किसी की पूरी जिंदगी तबाह कर सकता था। बिल्कुल। और ये जानना काफी दिलचस्प भी है और परेशान करने वाला भी कि कैसे उस जमाने में लोगों को दोषी ठहराने के बड़े ही अजीबोगरीब तरीके इस्तेमाल होते थे। और अक्सर, जैसा आपने कहा, गरीब और बेसहारा लोगों पर ही निशाना साधा जाता था। हाँ, ये बात तो है। जरा सोचिए, कई लोगों ने तो सिर्फ इसलिए गुनाह कबूल कर लिया क्योंकि उन्हें लगातार सताया जाता था या शायद समाज उन्हें जीने नहीं देता था। सही। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने शैतान को मोमबत्ती के पास मक्खी की तरह नाचते देखा। क्या सच में? हाँ हाँ, ऐसी बातें भी उस माहौल में सबूत के तौर पर मान ली जाती थी। मतलब जब डर हावी हो जाता है ना, तो तर्क कहीं पीछे छूट जाता है। सही। सबूत के तौर पर क्या क्या नहीं माना जाता था, जैसे शरीर पर कोई निशान मिल गया या किसी को पानी पर फेंका और वो तैर गया तो दोषी। हाँ, या फिर भयानक यातना देने पर भी अगर किसी की आंखों से आंसू न निकले तो वो भी दोषी। अरे बाप रे! ये सब उस समय अपराध साबित करने के तरीके थे। कुछ लोग तो यहाँ तक पूछते थे कि क्या कोई अनजाने में भी डायन हो सकता है। मतलब डर इस हद तक था। ये वाकई सोचने वाली बात है। यहाँ से मामला और भी गंभीर हो जाता है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ कोई 1-2 मामले नहीं थे। यूरोप के कुछ हिस्सों में, जैसे आपने शायद सुना हो बामबर्ग या वुड्सबर्ग का नाम, हाँ हाँ, वहां तो एक साल में सैकड़ों लोगों को जला दिया गया और इनमें बच्चे भी शामिल थे। ये एक तरह का आप कह सकते हैं सामूहिक पागलपन जैसा था। और कमाल की बात ये है कि इसे सही ठहराने के लिए भी लोग थे। मतलब कुछ जानकार लोग भी थे। हाँ, यही तो हैरानी की बात है। कुछ जानकारों ने तो बाकायदा ऐसे नियम बना दिए थे कि अगर किसी पर शक हो तो उसे फौरन गिरफ्तार करके यातना दी जाए। अच्छा। उनका मानना था कि भाई ये शैतान से जुड़ा मामला है, तो इसमें सामान्य न्याय प्रक्रिया जो होती है वो लागू नहीं होनी चाहिए। शक होते ही बस पकड़ो और टॉर्चर करो। हाँ, मतलब आरोप लगाना बहुत आसान, खुद को बेगुनाह साबित करना लगभग नामुमकिन। ये तो बहुत भयानक है। लेकिन क्या हमेशा ऐसे ही चलता रहा? मतलब कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया इन तरीकों पर? नहीं, ऐसा नहीं है। समय के साथ कुछ आवाजें उठी जिन्होंने इन तरीकों पर सवाल उठाए। कुछ समझदार लोगों ने महसूस किया कि ज्यादातर कबूलनामे जो हैं वो तो जबरदस्ती या डर से करवाए जाते हैं। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा भी है इसके बारे में। एक ड्यूक थे, उन्होंने नकली कबूलनामे के जरिए अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश की कि ये सब कितना गलत हो सकता है। अच्छा, वो कैसे? ये तो सुनना पड़ेगा। के? फिर वो कबूलनामे उन्होंने अपने दोस्तों को दिखाए। अब दोस्त तो फौरन मान गए कि हाँ भाई, ये लोग पक्के दोषी हैं। मान गए होंगे। हाँ, जब दोस्तों ने अपना फैसला सुना दिया तब ड्यूक ने असलियत बताई कि ये सब तो झूठ था, डर दिखाकर लिखवाया गया था। इससे उनके दोस्तों को जबरदस्त झटका लगा। उन्हें एहसास हुआ कि इस तरह न जाने कितने बेगुनाह मारे गए होंगे। वाह, मतलब इस तरकीब ने तो आंखें ही खोल दी होंगी सबकी। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि कैसे धीरे धीरे शक और जो प्रक्रिया थी उस पर सवाल उठने शुरू हुए थे। तो क्या इससे फिर कुछ बड़ा बदलाव आया, मतलब कानूनों में या सोच में? बदलाव आया, पर बहुत धीरे धीरे, एकदम से नहीं। कुछ जगहों पर कानूनों में बदलाव हुआ, जैसे इंग्लैंड में 1736 में सजा खत्म कर दी गई। अच्छा। लेकिन देखिए, अंधविश्वास इतनी आसानी से नहीं जाता। प्रेतवादित घरों की कहानियां, जैसे वो कॉकलन घोस्ट वाला मामला था, हाँ, सुना है, या तालाब में डुबोने जैसी घटनाएं, वो बाद में भी होती रहीं। डर और शक की जड़ें समाज में काफी गहरी थीं। उन्हें जाने में वक्त लगा। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है?
हमने देखा कि कैसे डर, अंधविश्वास और अन्यायपूर्ण तरीकों ने कितनी भयानक घटनाओं को जन्म दिया। हाँ, कैसे कमजोर लोगों को निशाना बनाया गया और कबूल करवाने के लिए क्रूरता का सहारा लिया गया। बिल्कुल। और ये भी कि कैसे ऐसे माहौल में सबूतों को भी तोड़ मरोड़ दिया जाता था। लेकिन साथ ही ये भी देखा कि कैसे धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ही सही, तर्क और समझ ने अपनी जगह बनाई। हालांकि अंधविश्वास की जड़ें समाज में वाकई बहुत गहरी थीं। सही कहा। उम्मीद है आज की ये जो गहरी पड़ताल हमने की वो हमारे सुनने वालों के लिए जानकारी भरी रही होगी। क्या कोई खास बात थी जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली लगी? हाँ, ये जरूर जानना चाहेंगे। अपने विचार हमें जरूर बताएं, और ये भी कि हम अपनी बातचीत को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। और हाँ, एक सवाल शायद हम सबके मन में छोड़ जाना चाहिए, क्या उस दौर का डर और शक आज भी किसी नए रूप में हमारे समाज में मौजूद है? शायद किसी और तरह के अन्याय को जन्म दे रहा हो। सोचने वाली बात है।